हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एंड सेट। तो हम कंटिन्यू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो हमारा चैप्टर मोस्टली खत्म हो ही चुका है। हमने मोस्टली कवर कर लिया है कि वायर पे फोर्स कैसे लगता है, टॉर्क कैसे लगता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। अभी बस थोड़ा मैग्नेट्स का पार्ट बचा है कि बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसे कैसे बिहेव करता है, और थोड़े मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज बचे हैं, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि एक बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बहुत सिमिलर रहता है। मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है, जैसे एक नॉर्थ को देखते हैं। नॉर्थ हमारा प्लस चार्ज जैसा बिहेव करता है, और जो साउथ पोल रहता है वो हमारा माइनस चार्ज जैसा बिहेव करता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, साउथ के अंदर घुस रही है। ऐसा ही रहता है, डाइपोल में भी ऐसा ही रहता है, सेम है। तो पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इस डाइपोल में एक्सिस के अलॉन्ग। तो वो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा सिमिलर ही होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। ई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p डिवाइड बाय आर क्यूब। तो हमें जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, हम बस म्यू हम बस म्यू को 1/e रख देंगे, या फिर ई को 1/म्यू रख देंगे, और पी को एम रख देंगे। तो इसमें करके देखते हैं। एम या फिर बी कुछ भी लिखो, इसे कैपिटल बी लिख देता हूँ। इसे erase करके लिख देते हैं अच्छे से। बी इक्वल्स, अभी एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/म्यू नॉट, तो फिर ऊपर आ गया वो म्यू/4 पाई इंटू पी की जगह एम, तो 2m/r क्यूब। ये आ गया हमारा। अभी अगर हमें एक्सिस से परपेंडिकुलर देखना है तो हम सेम चीज करेंगे। और और अगर हमें स्मॉल एम का डायरेक्शन चाहिए डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट का, तो वो जैसे हमारा डाइपोल मोमेंट ऑफ ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसके सिमिलर ही रहता है। इधर नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, थोड़ा एरो गलत बन गया। हाँ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाते हुए रहता है हमारा डाइपोल मोमेंट, जैसे नॉर्मली रहता है। तो अगर अगर हमें एक्सिस के परपेंडिकुलर देखना है, तो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल में कैसा होता था, E इक्वल्स -p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो इधर भी वैसे ही रहेगा, बस p की जगह m डाल देंगे, और एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/म्यू नॉट। तो b हो गया हमारा -m/4 पाई, अभी एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/म्यू नॉट, तो फिर म्यू ऊपर आ गया, आर क्यूब हो गया हमारा। और अगर हमें टॉर्क और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी देखना है, तो वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह सेम रहता है। टाउ इक्वल्स m क्रॉस b, m है हमारा डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और पोटेंशियल एनर्जी देखना है तो फिर -m.b। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए तो अलग अलग याद करने की जरूरत है नहीं, बहुत सिमिलर है, बस थोड़े रिप्लेसमेंट्स करने हैं। जैसे म्यू को 1/e डाल देंगे, और m को p डाल देंगे, या फिर उल्टा। तो अभी देखते हैं हम प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली तीन टाइप्स की प्रॉपर्टीज रहती है, तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक। अभी इनके तीन पैरामीटर्स होते हैं खुद के। जैसे ये लामड़ा हो गया, लामड़ा को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं हमें, बस ये रेंज याद करनी है। डायमैग्नेटिक के लिए लामड़ा जो जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, वो -1 से 0 के बीच में रहती है। पैरामैग्नेटिक के लिए 0 से E। और फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ज्यादा बड़ी रहती है, 1 से E जब कोई स्मॉल क्वांटिटी है। तो अभी हम देखेंगे म्यू आर क्या होता है। म्यू आर होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसका भी वैल्यू ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, बस ये रेंज याद कर लेंगे। तो डायमैग्नेटिक के लिए 1 से लेके 0 के बीच में, पैरामैग्नेटिक के लिए 1 प्लस ई से लेके 1 के बीच में, और फेरोमैग्नेटिक के लिए 1 से बहुत बड़ा। अभी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में फर्क क्या है कि पैरामैग्नेटिक में म्यू आर 1 से बड़ा होता है, बट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। इधर ई कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, ई मतलब कोई छोटा वैल्यू है। बट फेरोमैग्नेटिक के लिए 1 से बहुत बड़ा है, इसलिए डबल ग्रेटर देन इधर लिखा है। बस इतना ही फर्क है। और हम म्यू को म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखते हैं।
तो इसी से हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो म्यू रहता है वो डायमैग्नेटिक के लिए लेस देन म्यू नॉट हो जाता है। और म्यू नॉट हमारा ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री एयर रहता है, फ्री फ्री एयर, फ्री स्पेस। तो पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू म्यू नॉट से थोड़ा बड़ा रहता है और फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत बड़ा रहता है। तो अगर इन प्रॉपर्टीज को हम ध्यान से देखें तो फिर और ऑब्जर्वेशन से हमें ये मालूम पड़ता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते, वो उनसे थोड़े रिपेल होते हैं। वो खुद के अंदर एक उल्टा फील्ड बना लेते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, जहाँ की पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक उल्टे रहते हैं। पैरामैग्नेटिक खुद के अंदर वीक मैग्नेटिज्म डेवलप करता है और ये मैग्नेटिज्म जो बाहर से अप्लाई हो रही है उसके सेम डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग फील्ड तक जाता है। इसलिए ये अट्रैक्ट होता है एक मैग्नेटिक फील्ड से। और जो फेरोमैग्नेटिक रहता है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप करता है और वो वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड जाता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है बाय मैग्नेट। तो आगे हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, हमारा थियोरी कंप्लीट हो चुका है। तो आइए प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं। तो इधर क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है। तो हमारे पास एक लंबी स्ट्रेट वायर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो करंट कैरी करती है 50 एम्पियर्स नॉर्थ टू साउथ। तो ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी, चलता है। तो ये नॉर्थ से साउथ गई हमारी वायर। हम्म, और इधर हमें पूछा है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर्स ईस्ट ऑफ द वायर। ईस्ट हमारा ये साइड होगा, तो इधर मानते हैं, और ये है हमारा 2.5 मीटर्स। तो इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा वायर से? मॉड बी इक्वल्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। इसका डायरेक्ट हमने फॉर्मूला किया है, क्योंकि इधर लॉन्ग वायर दिया है इसलिए हम इसे इनफिनिट लेंथ का मानेंगे, क्योंकि लेंथ भी यानी है लॉन्ग बोला है। तो ये हमारा क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻⁷ इंटू 50 डिवाइड बाई 2.5। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 2.5। तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। अभी इसका डायरेक्शन देखेंगे हम। डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल लगाएंगे। हमारा करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ, तो फिंगर्स नीचे पॉइंट करेंगे। हमारा डायरेक्शन है राइट की तरफ, तो मेरा पाम राइट साइड पॉइंट करेगा। तो फिर ये बेसिकली मेरे पेपर से बाहर आ रहा है, तो ये डॉट रहेगा ना, डॉट आउट ऑफ द प्लेन बोलेंगे इसे, क्योंकि बाहर आ रहा है ना, तो आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब बेसिकली वर्टिकल प्लेन। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो कि मैंने क्या किया है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें इधर पूछा है कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का ऑन अ वायर कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर्स and making an angle of 30 degrees in the direction of a uniform magnetic field 0.15 t। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक वायर है और हमें उस पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम पहले फील्ड बना लेते हैं। आज थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है ड्राइंग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमारी 0.15 t की। अभी इसमें हमारी एक वायर है जो 30 डिग्री एंगल बना रही है फील्ड के साथ। तो मैं इसे वायर बना देता हूँ 30 डिग्री। तो एफ का वैल्यू क्या क्या रहता है हमारा? हमारा एफ रहता है आई एल क्रॉस बी।
तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा I L B sin थीटा। अभी इधर हमें मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो हम LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो हमारा लेंथ कट जाएगा ना। तो लेंथ कट गया तो ये हो जाएगा I B sin थीटा। अभी हमारे पास आई दिया हुआ है 8 एम्पियर्स, बी दिया हुआ है 0.15 t, और थीटा है 30 डिग्रीज। तो हमें ये मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 8 × 0.15 × sin 30, तो ये हो जाएगा 8 × 0.15 × 1/2, तो ये हो जाएगा 4 × 0.15, जो कि हो जाएगा 0.6 न्यूटन्स पर मीटर। न्यूटन्स पर मीटर, क्योंकि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। यूनिट हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट गलत है तो फिर बेसिकली आंसर भी गलत है। तो हमारा आंसर आ गया 0.6 न्यूटन पर मीटर का फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है वायर पे। आगे बढ़ते हैं। तो इधर दिया हुआ है हमें एक स्क्वायर कॉइल जिसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मैं L इक्वल 10 सेंटीमीटर लिखता हूँ एक बार के लिए। 20 टर्न्स दिया हुआ है, और करंट है हमारा 12 एम्पियर्स। फिर कॉइल को सस्पेंड किया है वर्टिकली, एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड of magnitude 0.8 t. What is the magnitude of torque experienced by the coil? तो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक स्क्वायर कॉइल को मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा ट्रीट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे तो उसमें टॉर्क में क्या लिख सकता हूँ, M क्रॉस B। ये था मेरा टॉर्क। तो अभी मुझे M चाहिए। मेरा M क्या होता है, M होता है मेरा IA, मैग्नेट्यूड की बात कर रहा हूँ उधर मैं, IA। मेरा A रहेगा L स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कॉइल है और लेंथ ऑफ साइड है 10 सेंटीमीटर। तो मैं M का वैल्यू निकाल लेता हूँ, 12 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 0.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 0.12 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और हम हमारा इधर M क्रॉस भी है, तो फिर मॉड टाउ लूंगा मैं, तो मॉड M मॉड B साइन थीटा हो जाएगा वो। और इधर साइन थीटा है मेरा एंगल बिटवीन नॉर्मल नॉर्मल ऑफ द कॉइल, बेसिकली M का एंगल रहेगा ना वो, और मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द प्लेन। बेसिकली हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है वो एरिया वेक्टर के लॉन्ग रहता है, और एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द, ये प्लेन ऑफ सरफेस। तो अगर मेरा लूप ऐसा है, हम्म, तो मेरा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा रहेगा, और इधर दिया हुआ है कि वो एंगल बना रहा है 30 डिग्रीज विथ मैग्नेटिक फील्ड B। तो मेरा साइन थीटा रहेगा 1/2, साइन 30 इक्वल 1/2। तो मॉड M डाल देते हैं 0.12, फिर B का वैल्यू दिया है इधर 0.8 इंटू 1/2, हो जाएगा 0.12 इंटू 0.4, तो हो जाएगा 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये है हमारा आंसर। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो लग रहा है हमारे कॉइल पर। तो किसी को कुछ भी नहीं समझ, किसी को कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आया हो, वो कमेंट्स में बता दे, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कमेंट्स में, या फिर हो सकता है वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। तो आज के लिए इतना ही। इसी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक अटैच रहेगा, तो उसको अटेम्प्ट करना सब। नेक्स्ट वीडियो में उसके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो गूगल फॉर्म अटेम्प्ट कर लेना सब। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए बाय।